गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जेई नीट और जेई एडवांस की सीरीज में क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम यूनिट्स के बारे में पढ़ चुके हैं और डायमेंशन के बारे में पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में बताया था कि कैसे किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हम फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस के बारे में कि डायमेंशन एनालिसिस के क्या एप्लीकेशन है और किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा। तो क्वेश्चंस के बारे में तो मैं आपको बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू और कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा दूंगा। इसके बाद एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे अच्छे क्वेश्चन मेंस और एडवांस के आपको वहाँ पे मैं कवर करा दूंगा। तो सबसे पहला जो डायमेंशन एनालिसिस में एप्लीकेशन आता है, सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ, एप्लीकेशन नंबर 1, ये क्या है? ये है कन्वर्ट ऑफ यूनिट वन सिस्टम टू अनदर। क्या लिखा मैंने? कन्वर्ट ऑफ यूनिट वन सिस्टम टू अनदर, यानी एक कोई यूनिट मुझे दिए, सपोज फॉर ऐसे सिस्टम में कोई मुझे यूनिट दी है, उसको किसी दूसरे सिस्टम में मुझे कन्वर्ट करना है, तो उसको हम इस एप्लीकेशन की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एप्लीकेशन 1 की बात करूं तो ज्यादातर ये आपके जो बोर्ड्स के जो एग्जाम होते हैं या फिर 11 के जो स्कूल बेस्ड के एग्जाम होते हैं, वहां पे इसका हम यूज करेंगे। वहां पे ये पैटर्न होता है कि किस तरीके से हमें इसको लिखना होता है। ठीक है, कन्वर्ट ऑफ यूनिट वन सिस्टम टू अनदर। जैसे Q इक्वल टू मैं लिखता हूं N1 U1 N2 U2, ये मैंने लिखा। Q मेरे पास क्या है? Q इज अ मैग्नीट्यूड, Q इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो एप्लीकेशन नंबर 1 ये बोलता है कि जो भी मैग्नीट्यूड होगा किसी फिजिकल क्वांटिटी का, वो हर एक सिस्टम के अंदर सेम रहता है। मैग्नीट्यूड का मतलब, मैग्नीट्यूड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू और इसके न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायमेंशन, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायमेंशन, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर डायमेंशन, या फिर इसको मैं सिंपल ऐसे भी लिख सकता हूं, जो यूनिट, जो मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे स्टार्टिंग में बात की थी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए सेम रहेगा, चाहे आप किसी भी सिस्टम की बात करो। जैसे N1 मेरे पास क्या है? यहाँ पे N1 है मेरे पास न्यूमेरिकल नंबर, और यहां पे U मेरे पास क्या है? U मेरे पास है यूनिट। N मेरे पास क्या है? न्यूमेरिकल नंबर, और U मेरे पास क्या है? यूनिट है, सिंपल। तो ये तो मैंने बताया एप्लीकेशन 1 के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन कि कन्वर्ट ऑफ यूनिट वन सिस्टम टू अनदर, जो मैग्नीट्यूड होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वो हर एक सिस्टम में सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम इन एवरी सिस्टम। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोल देता हूं, सपोज करो मैंने बोला कि 2 किलोग्राम इक्वल टू 2 ग्राम, सपोज करो ऐसे नहीं लिखा है 2 किलोग्राम इक्वल टू 2 ग्राम। तो इसमें आप देखोगे कि जो ये टर्म जो मैंने यहां पे लिखे न्यूमेरिकली, तो ये क्या है? न्यूमेरिकली करेक्ट है, न्यूमेरिकली क्या है? करेक्ट है। लेकिन अगर इसको डायमेंशनली आप देखोगे, डायमेंशनली, तो ये कैसी रहेगी? अच्छा, न्यूमेरिकल तो मेरे पास क्या है? इनकरेक्ट होगी। न्यूमेरिकली क्या होगी? न्यूमेरिकली इनकरेक्ट होगी और डायमेंशनली करेक्ट होगी। क्यों होगा ऐसा? देखो, न्यूमेरिकली इनकरेक्ट, न्यूमेरिकली इनकरेक्ट का मतलब यहाँ पे लिखा है 2 kg, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 2, तो न्यूमेरिकली कैसी होगी? इनकरेक्ट। लेकिन डायमेंशनली करेक्ट होगी। देखो यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम है मेरे पास, तो इसको करेक्ट अगर मैं लिखना चाहूं तो ये ऐसे लिखा होना चाहिए था 2 किलोग्राम इक्वल टू 2000 ग्राम। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो Q, ये जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम रहता है, चाहे आप किसी भी सिस्टम की बात करें। जैसे यहाँ पे 2 किलोग्राम एक ऐसे सिस्टम में होगा और 2000 ग्राम एक सीजीएस में होगा, लेकिन दोनों आपस में क्या होंगे? 2 किलोग्राम की जो वैल्यू होगी वही 2000 ग्राम की होगी। तो यहाँ से मैं एक चीज पता चली कि न्यूमेरिकली तो मेरे पास ये कैसा है? करेक्ट है, इनकरेक्ट है, लेकिन डायमेंशनली कैसा है? करेक्ट है। अच्छा, कई बार आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा न्यूमेरिकली इनकरेक्ट, तो न्यूमेरिकली करेक्ट भी एक तरीके से हो सकता है, जैसे 2 इक्वल टू 2
भाई इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। लेकिन अगर आप डायमेंशनली इसको पूरे तरीके से अगर देखना चाहते हो कि भाई मैग्नीट्यूड पूरा करेक्ट है नहीं है, तो इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। पूरा सही कैसे होगा, इस तरीके से होगा 2 किलोग्राम इक्वल टू 2000 ग्राम की क्यू की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो सेम रहेगी। ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है क्वेश्चन कई बार आपसे कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाई, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाई। अब मुझे पता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन होता है। जैसे मैंने ऐसे सिस्टम को सीजीएस में कन्वर्ट करके आपको बताया था कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना, इसको 10 की पावर 5 डाइन, ये हम लिखते हैं, ये रिलेशन मैंने आपको लिखा था 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, ये लिखवाया था मैंने। अब 1 न्यूटन को हमें किस में करना है, डाइन के अंदर करना है। तो देखो कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1 न्यूटन, यही मुझसे पूछा है। देखो उसको लिखने का तरीका, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपसे कई बार पूछ लेता है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू डाइन, अच्छा 1 मेरे पास क्या है, ये मेरे पास, इसको मैं n1 मान लेता हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और ये मेरे पास यूनिट है, इसको मान लेता हूँ u1। तो यहाँ पे मुझे n2 की वैल्यू निकालनी है और u2 मुझे यहाँ पे दिया भाई, 1 मेरे पास है n1, न्यूटन मेरे पास है u1, और n2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, ये मेरे पास डाइन है। वैसे तो हमें पता है कि n2 की वैल्यू 10 की पावर 5 यहाँ पे आएगी, लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है वो इस तरीके से लिखते हैं। तो जैसे 1 न्यूटन के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, m1 L1 T1 की पावर -2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, n2 की वैल्यू मुझसे पूछिए, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, m2 L2 T2 की पावर -2। ठीक है, n2 को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, n2 को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ m1 बाय m2, यहाँ पे क्या लिखूंगा L1 बाय L2, और यहाँ पे लिखूंगा T1 बाय T2 की पावर -2। क्या m1 मेरे पास kg में होगा, अगर मैं m2 की बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास होगा किलोग्राम और नीचे होगा ग्राम, ये होगा मेरे पास मीटर, ये मेरे पास होगा सेंटीमीटर, ये मेरे पास होगा सेकंड, और नीचे भी मेरे पास होगा सेकंड। यहाँ पे पावर कितनी होगी, -2। तो अगर n2 मैं लिखना चाहूंगी कितना होगा, 1000 ग्राम, और नीचे भी मेरे पास ग्राम होगा, ये मेरे पास होगा 100 सेंटीमीटर, नीचे भी मेरे पास सेंटीमीटर, और सेकंड, नीचे भी सेकंड की पावर -2। तो इस ग्राम से ये ग्राम कैंसिल, इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल। तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से n2 की वैल्यू आ गई 10 की पावर 5। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो क्या क्या, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो वैसे तो हमें पता ही है रिलेशन 10 की पावर 5 डाइन होता है, लेकिन आया कैसे, निकाला कैसे, इस तरीके, ये भी लिखने का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसको आप लिखो, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ आपसे। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीन को स्टॉप करके थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और करा देता हूँ यहाँ से। और एग्जाम्पल क्या पूछेगा आपसे, देखो और एग्जाम्पल आपसे पूछेगा, जैसा क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्क। क्या बोल देगा, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्क। जूल को मैंने अर्क में आपको बताया था कितना होता है, यानी 1 जूल मेरे पास होता है 10 की पावर 7 अर्क। ये चीज मैंने लिखा किया। अगर देखते हैं, चलो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ 1 जूल, इस तरीके से लिखूंगा, यहाँ पे मेरे पास होगा अर्क, और 1 मेरे पास है n1, जूल मेरे पास है u1, n2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, और अर्क मेरे पास है u2। भाई 1 मेरे पास हो गया n1 और जूल मेरे पास हो गया u1, n2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, u2 मुझे दिया अर्क। कैसे करेंगे, देखो यानी यहाँ पे लिखूंगा मैं 1, और जूल के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, m1 L1 स्क्वायर टी की पावर -2। यही जूल यानी एनर्जी की यूनिट मुझे दी है, एनर्जी के बारे में मुझे पता है, डायमेंशन फॉर्मूला mL स्क्वायर टी की पावर -2 इक्वल टू n2 की वैल्यू मुझे निकालनी है। इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, m2 L2 स्क्वायर T2 की पावर -2, ये T1 m2 L2 स्क्वायर T की पावर -2। ठीक है,
तो N2 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे लिखूंगा M1/M2, ये लिख सकते हैं। यहां पे क्या लिखूंगा L1/L2, पावर कितना 2, और यहां पे लिखूंगा T1/T2, पावर लिखूंगा -2। सही है, L1/L2 की पावर 2 और T1/T2 की पावर -2। क्या ऊपर वाला मेरे पास किलोग्राम में है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, और नीचे भी मेरे पास क्या है, ग्राम है। ठीक है, L1 किस में होगा, मीटर में होगा, तो 100 सेंटीमीटर। नीचे भी कितना होगा, सेंटीमीटर होगा, ये आ जाएगा स्क्वायर, और ये भी मेरे पास सेकंड होगा, ये भी मेरे पास सेकंड होगा। सेकंड से सेकंड कैंसिल करेंगे तो 1 की पावर -2, और 1 की पावर कुछ भी हमेशा 1 ही बचता है। तो देखो यहाँ से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। तो N2 की वैल्यू कितनी होगी, ये तो मेरे पास होगा 10 की पावर 3 इंटू 100 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 4 हो जाएगा, और ये सेकंड तो यहाँ पे 1 ही है मेरे पास। तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 7, ये आंसर होगा मेरे पास। तो इस तरीके से एक जूल को अर्ग में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दो एग्जांपल मैंने आपको कराया एप्लीकेशन 1 की कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट हम करेंगे। तो उसको आप नोट करो, फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन की मैं आपसे बात करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर 2 की। एप्लीकेशन नंबर 2 क्या है मेरे पास, ये है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या फिर क्वांटिटी कि डायमेंशनल करेक्ट है या नहीं। वो एप्लीकेशन नंबर 2 जो डायमेंशनल एनालिसिस का होता है वो ये भी होता है कि डायमेंशन करेक्टनेस हमें देखना है कि वो सिस्टम जो हमें दिया वो करेक्ट है फिर या फिर नहीं। तो ये जो बेस होगा, इट इज बेस एट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इट इज बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या बोलता है प्रिंसिपल, ये बोलता है कि वी कैन ऐड और subtract only those physical quantity which having same dimension। यानी इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मेरे पास लिखा है 5 kg, ये लिखा है 3 kg, यहां पे लिखा है 5 kg, यहां पे लिखा है 3 kg। इनको ऐड करके मैं लिख सकता हूं 8 kg। क्यों लिखूंगा, क्योंकि यहां पे भी डायमेंशन सेम है और यहां पे भी डायमेंशन सेम है, तो ये मेरे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। अब अगर आपसे बोल दूं कि 5 kg प्लस 3 मीटर, तो आप इसको 8 इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे तो कोई भी यूनिट में डिफाइन नहीं कर सकता, कोई भी डायमेंशन यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकता, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे प्लस हो या फिर माइनस हो, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, तो अगर माइनस होता तो यहाँ पे 2 kg आ जाता। तो उन्हीं क्वांटिटी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका जो डायमेंशन होगा वो हमेशा सेम रहेगा। यानी किलोग्राम हो या फिर मीटर हो या फिर सेकंड हो। अगर यहाँ पे होगा किलोग्राम मीटर सेकंड किलोग्राम, तो फिर उनको हम ऐड नहीं कर सकते। तो ये एप्लीकेशन नंबर 2 है मेरे पास। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछता है, इसको आप नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आपके पास आए। नोट कर लिया होगा सब। चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक नोट भी मैं आपको लिखा देता हूँ, एक नोट भी आप नोट कर लीजिए। इसके अंदर नोट क्या है मेरे पास, नोट है, नोट करके लिखिए। इफ नोट करके लिखें, सबसे फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आएगा, इफ अ सिस्टम
डायमेंशनली इनकरेक्ट, if a system dimensionally incorrect, it must be numerically incorrect also. कोई सिस्टम मुझे दिया है, कोई क्वांटिटी मुझे दी है, अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इट मस्ट बी न्यूमेरिकली इनकरेक्ट आल्सो, तो वो न्यूमेरिकली भी कैसी रहेगी, इनकरेक्ट रहेगी। देखो एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं बोल दूं 2 kg इक्वल टू डायमेंशनल इनकरेक्ट, तो ये मेरे पास है 2 मीटर। किस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, तो डायमेंशनली इनकरेक्ट तो है, यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे मीटर है, लेकिन अगर यहाँ पे न्यूमेरिकली भी करेक्ट हो, जैसे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये भी मेरे पास एक तरीके से क्या होगा, ये भी एक इनकरेक्ट सिस्टम होगा, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ना फिर ये ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे तो डायमेंशनली भी इनकरेक्ट है और न्यूमेरिकली भी इनकरेक्ट है। देखो यहाँ पे न्यूमेरिकली करेक्ट है, लेकिन अगर ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो पूरा सिस्टम मेरे पास इनकरेक्ट ही होगा। और नंबर 2 पॉइंट क्या है, इफ अ सिस्टम डायमेंशनली करेक्ट, if a system dimensionally correct, it may or may not be correct। अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो कंप्लीट सिस्टम का जो मैग्नीट्यूड होगा, कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। देखो जैसे 2 किलोग्राम इक्वल टू डायमेंशनली करेक्ट, यानी जो डायमेंशन यहाँ पे वो यहाँ पे होगी, यानी 2 किलोग्राम अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 ग्राम, तो इस केस में आप बोलोगे कि सर न्यूमेरिकली करेक्ट तो है, लेकिन डायमेंशनली क्या है, डायमेंशनली करेक्ट तो है और न्यूमेरिकल करेक्ट भी है, तो फिर तो ये सही है ना भाई। देखो यहाँ पे किलोग्राम है और यहाँ पे मेरे पास है ग्राम। ठीक है, अगर इसको न्यूमेरिकल की हेल्प से अगर मैं देखता हूँ तो ये एक तरीके से इनकरेक्ट होगा मेरे पास, लेकिन इसी को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो 2000 ग्राम, इसको ऐसे लिखता हूँ, कैसे लिखूंगा, 2 किलोग्राम इक्वल टू अगर मैं लिखता हूँ 2000 ग्राम, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सर डायमेंशनली करेक्ट है और न्यूमेरिकली भी करेक्ट है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2000 है, तो पूरे सिस्टम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो सकता है, सेम हो सकता है मेरे पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन 2 किलोग्राम को 2 ग्राम नहीं लिख सकते। यानी अगर मैं क्यू की बात करूँ तो क्यू के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्यू के लिए यानी पूरे सिस्टम का जो N1U1 इक्वल टू N2U2 मैंने लिखा था, तो उसके लिए करेक्ट होगा 2 किलोग्राम इक्वल टू 2000 ग्राम, करेक्ट है बिल्कुल। तो इसलिए मैंने लिखा कि सिस्टम में डायमेंशनली करेक्ट, इट मे और मे नॉट बी करेक्ट। तो यहाँ पे देखो करेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये नंबर नोट 1 और नोट 2 इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये नोट करो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब देखिए ये चीज जो मैंने अभी तक आपको लिखाई है एप्लीकेशन नंबर 1 में और 2 में, यहाँ तक ये सब बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें आपसे पूछता है, लेकिन ये 2 पॉइंट आपको याद रखने चाहिए, ये दोनों पॉइंट आपसे एग्जाम में कई बार पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा फिर मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा। एप्लीकेशन नंबर 2 का ही पार्ट है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ सिस्टम। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दे दे इस तरीके से, क्या क्वेश्चन दे देगा, S इक्वल टू ut प्लस AT स्क्वायर। क्या पूछा मैंने, चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, S इक्वल टू ut प्लस AT स्क्वायर। डायमेंशनल करेक्टनेस इसमें चेक करनी है, तो कैसे करेंगे, देखो S इक्वल टू ut प्लस AT स्क्वायर। S मेरे पास है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, क्या है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट। U मेरे पास है इनिशियल वेलोसिटी, T मेरे पास है टाइम, A मेरे पास है एक्सेलरेशन और T भी मेरे पास क्या है, टाइम। तो ये कुछ आपको इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा दिख रहा होगा, जैसे S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर हम लिखते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बताना है कि ये जो इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ तो डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है। देखो कैसे देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख सकता हूँ मैं L, लिख सकता हूँ सिंपल। अच्छा U मेरे पास क्या है, वेलोसिटी है, क्या है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी। ये काइनेमेटिक्स में भी हम पढ़ेंगे सही से। तो U मेरे पास है इनिशियल वेलोसिटी के लिए L T की पावर -1, LT की पावर -1 लिख सकता हूं, और यहां पे लिखूंगा मैं T।
प्लस एक्सेलरेशन के लिए क्या लिख सकता हूँ एल टी माइनस टू, और टाइम मेरे पास है टी, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर सिंपल। तो एल है यहाँ पे, ये रहा एल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल, ये भी सिंपल टी से ही कैंसिल हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, यहाँ भी मेरे पास होगा एल। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा सिस्टम डायमेंशनली करेक्ट है, ये मेरे पास आंसर होगा। एस इक्वल टू यूटी प्लस एट स्क्वायर, तो डायमेंशनली मेरे पास करेक्ट होगा, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, और यहाँ भी एल है, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, अगर मैं लिखूँ वी इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर, ये ऐसा कुछ लिखा है, और यहाँ से आपसे पूछ ले कि चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, क्या पूछे, चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, जी इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर। तो v मेरे पास वेलोसिटी है, ये रहेगा एल टी माइनस वन। u मेरे पास क्या है, v मेरे पास होती है फाइनल वेलोसिटी, और u मेरे पास होती है इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जब बात करेगा तो यूनिट डायमेंशन तो सेम ही रहेगा, एल टी माइनस वन, यहाँ भी कितना आएगा एल टी माइनस वन, और यहाँ पे कितना होगा, ये होगा ए एल टी माइनस टू, और टी स्क्वायर का मतलब ये होगा टी स्क्वायर, ये कितना होगा टी स्क्वायर। तो यहाँ से होगा एल टी माइनस वन लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड साइड में एल टी माइनस वन, और ये कितना होगा, ये होगा एल। तो अगर मैं इस कंडीशन को देखता हूँ तो ये और ये वाला टर्म तो मेरे पास इक्वल है, लेकिन ये और ये मेरे पास इक्वल नहीं है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि डायमेंशनली क्या है, ये डायमेंशनली है मेरे पास इनकरेक्ट, क्या है मेरे पास डायमेंशनली इनकरेक्ट है। एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ये तो डायमेंशनली करेक्ट होगा, लेकिन अगर मैं वी इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर की बात करूंगा तो ये मेरे पास डायमेंशनली क्या होगा, डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि दोनों साइड में यानी एल एस एस और आर एच एस यहाँ पे इक्वल नहीं है, एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एल एच एस और आर एच एस मेरे पास दोनों इक्वल थे, ठीक है। तो यहाँ नोट करो, फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ हम चलते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इसको आप आराम से नोट कर लें, ठीक है। एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, तो ये था मेरे पास एप्लीकेशन नंबर 2, जिसमें आपसे डायमेंशन करेक्टनेस वो पूछ सकता है कि चेक है या नहीं है। इसके और भी क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन जैसे मैं आपको एप्लीकेशन अभी समझा रहा हूँ तो इससे थोड़े बेसिक क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन नंबर 3। एप्लीकेशन नंबर 3 जो आपका होगा उसमें आपको पूछेगा कि डायमेंशन निकालने के लिए, एप्लीकेशन नंबर 3 क्या बोलेगा, टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ गिवन सिस्टम, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ गिवन सिस्टम। डायमेंशन फाइंड आउट करने का मतलब कोई भी कांस्टेंट अगर उसके अंदर होगा ए बी सी डी इस तरीके से, तो वहां पे पूछ सकता है कि डायमेंशन आप फाइंड आउट करो कि कैसे उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो कांस्टेंट उसमें दिया है उसका डायमेंशन आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो ये भी किस पे बेस है, इट इज आल्सो बेस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इट इज बेस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अच्छा, एप्लीकेशन नंबर 3 में कैसे करेंगे, देखो अगर एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, सीधा यहाँ से देखते हैं, न्यूमेरिकल यहाँ से काफी ज्यादा पूछता है आपसे, एप्लीकेशन नंबर 3 से बहुत एप्लीकेशन पूछेगा, तो मैं 4 से 5 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मेंस और एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें बोल दिया है कि क्वेश्चन जैसे दिया है, इफ अ पार्टिकल मूविंग in a straight line, find out dimensions of A, B, C constant if equation of displacement इज, क्या क्वेश्चन दिए, एस इक्वल टू ए
प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन मुझे दिए एस इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। मुझे क्या बताना है, मुझे बतानी है डायमेंशन ए बी और सी की क्या होगी। ठीक है, जैसे कैसे निकालेंगे, देखो एस है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है मेरे पास। मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल होमोजेनिटी का मतलब कि उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी जो डायमेंशन होगी वो हमेशा क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अच्छा, यानी अगर एस इक्वल टू यहाँ पे लिखा है तो एस का जो डायमेंशन होगा वो ए के इक्वल हो, और एस मेरे पास क्या है, देखो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी भी यूनिट मेरे पास क्या होगी, ए की, जो एस की होगी, एस की यूनिट मेरे पास क्या है, एल हो जाएगी सिंपल। ए के लिए डायमेंशन फॉर्मूला ये हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही होगी सबको। अच्छा, अब इस एस को बी टी के इक्वल लिखते हैं, एस को बी टी के इक्वल लिखते हैं। ठीक है, अब बी के लिए अगर मैं निकालना चाहूं तो एस के लिए मेरे पास हो जाएगा एल, और टी के लिए मेरे पास कितना हो जाएगा, कैपिटल टी। तो बी का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एल टी माइनस, ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एस इक्वल टू सी टी स्क्वायर, तो यहाँ से सी का डायमेंशन फॉर्मूला अगर निकालूंगा ये हो जाएगा एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ से सी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा एल टी माइनस 2, ये लिख सकते हैं। तो है पार्टिकल मूविंग स्ट्रेट लाइन, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ एबीसी। तो ए के लिए डायमेंशन फॉर्मूला एल, बी के लिए एल टी माइनस 1, सी के लिए एल टी माइनस 2। तो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, तो क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ लेगा, आपसे बोल सकता है वो, आपसे बोल देगा कि जैसे क्वेश्चन मुझे दिया ऐसे, v इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, ये बोल देगा, और ए बी और सी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट आपको करना है, ये मुझे दिए क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अच्छा सी और टी यहाँ पे आएगा, मैंने बोला कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे डिपेंड करेगा। तो यानी अगर टाइम को मैंने सी के साथ ऐड किया तो जाहिर सी बात है कि जो टी का डायमेंशन होगा वही सी का डायमेंशन होगा, क्योंकि टी मेरे पास क्या टाइम है, और टाइम के लिए क्या होगा, ये सेकंड होगा तो ये भी सेकंड होगा, सेकंड और सेकंड को ऐड कर सकता हूँ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये सेकंड हो और ये मीटर हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वांटिटी निकालते हैं। देखो कैसे, अगर ए बी सी मेरे पास है तो वी इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। तो वी तो मेरे पास वेलोसिटी है, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, एल टी माइनस, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बी की बात करता हूँ, सबसे पहले हम देख लेते हैं सी के लिए। तो टी प्लस सी, ये है मेरे पास, यानी जो टी का डायमेंशन होगा वही सी का डायमेंशन रहा होगा, तभी उनको हमने ऐड किया एक साथ। यानी सी के लिए इसका डायमेंशन होगा टी का, तो ये मेरे पास हो जाएगा कैपिटल टी, ये आंसर होगा मेरे पास। अच्छा, अब अगर निकालता हूँ बी के लिए, तो v इक्वल टू, ये टर्म मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी प्लस सी इस तरीके से है, यानी एल टी माइनस 1 इक्वल टू बी अपॉन, अब ये तो टी है और यहाँ पे सी है, यानी इनका भी डायमेंशन कैसा टाइम का है, तो ये टी लिख सकता हूँ इनके लिए। तो बी मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल एल, क्या हो जाएगा, सिंपल एल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टी से टी कैंसिल कर देंगे, टी माइनस 1 और टी प्लस 1, तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू एल। तो ए बी और सी के डायमेंशन में यहाँ से निकाल सकता हूँ। जैसा क्वेश्चन मुझसे दे दे कि फोर्स इक्वल टू पी इंटू टी प्लस क्यू इंटू टी माइनस, ये मुझे दिया, और मुझसे पूछ लेगा कि पी और क्यू के लिए डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करो क्या होगा, और एफ मेरे पास क्या है, एफ मेरे पास है फोर्स, तो एम एल टी माइनस 2 क्या लिख सकते हैं, इसको पहले एक बार रखेंगे पी इंटू टी, तो पी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, ये आएगा एम एल टी माइनस 3, टी नीचे जाके ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस 3। क्यू के लिए क्या लिख सकते हैं, एम एल टी माइनस 2 इक्वल टू क्यू इंटू टी की पावर माइनस 1। तो क्यू के लिए क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे एम एल टी, ये प्लस 1 जाएगा तो हो जाएगा मेरे पास माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से इंटू टी प्लस क्यू टी की पावर माइनस 1 के लिए डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको आप नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, नोट लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये एफ इक्वल टू पी इंटू टी क्यू की पावर टी माइनस 1। ठीक, और क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें कि कैसे आपसे यूनिट पूछ लेगा डायमेंशन किसी कॉन्स्टेंट के निकालने के लिए। ठीक, जैसे आपसे बोल देगा क्वेश्चन कि v इक्वल टू अल्फा बाय बीटा ई की पावर अल्फा टी स्क्वायर,
क्या बोल देगा, v इक्वल टू अल्फा बाय बीटा और e की पावर अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा और बीटा के लिए, अल्फा और बीटा के लिए बताओ डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अल्फा के लिए मुझे निकालना है, तो अल्फा और बीटा के लिए मुझसे पूछा है। अब e की पावर में यहाँ पे कुछ भी हो, e की पावर में कुछ भी कांस्टेंट नंबर होगा, क्योंकि t मेरे पास क्या है, टाइम, टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड इस तरीके से होगा, और अल्फा की वैल्यू मुझसे पूछी है, यानी जो भी नंबर होगा यहाँ पे कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट के लिए डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0, ये बताया मैंने। तो अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0, और इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, यानी अल्फा के लिए जो यूनिट मेरे पास आएगी वो आएगी टी की पावर -2, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर -2, ये भी आंसर हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे पास और क्या पूछ सकते हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा एफ इक्वल टू ए रूट एक्स अपॉन बी प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे दिया है, एफ इक्वल टू ए रूट एक्स अपॉन बी प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको बताना है क्या होगा, ए और बी के लिए। तो क्या करेंगे, देखो नीचे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे है बी, यानी इन दोनों का डायमेंशन सेम रहा होगा, इसलिए इन दोनों को हमने ऐड किया है यहाँ पे, और एक्स मेरे पास यहाँ पे एक लेंथ है, एक डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो यानी बी का डायमेंशन एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी बी मेरे पास कितना होगा, एल स्क्वायर, ये तो सिंपल है मेरे पास। अब ए का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालें, तो एफ इक्वल टू ए, ये है रूट एक्स डिवाइड बाई बी प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो मेरे पास होगा सिंपल एल स्क्वायर, एफ के लिए क्या होगा, एम एल टी माइनस 2 ए। अभी रूट एक्स का क्या सीन है भाई, रूट एक्स के लिए हम लिख सकते हैं, अगर एक्स की पावर इसको लिखता हूं मैं ए एक्स की पावर 1/2 और नीचे एल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एल की पावर 1/2 डिवाइड बाई, अच्छा ये तो है एफ इक्वल टू ए, और ये मेरे पास होगा नीचे एल स्क्वायर। तो ए के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे क्या क्या मैंने, एफ इक्वल टू ए रूट एक्स अपॉन एल स्क्वायर, तो ए ये तो रूट एक्स है, तो एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूँ अपॉन एल स्क्वायर। इसके बाद जितना टर्म लगे एम एल टी की पावर -2, ए एज इट इज, एक्स मेरे पास लेंथ है तो एल की पावर 1/2 और नीचे एल स्क्वायर। तो ए के लिए मैं क्या लिखूंगा, इस एल स्क्वायर को इधर ले जाता हूँ, तो एम एल की पावर 3 टी की पावर -2, ये हो गया एम एल की पावर 3 टी की पावर -2 और नीचे एल की पावर 1/2। ए के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा एम एल 3 पावर, यहाँ 3 हो जाएगा और ये ऊपर जाके हो जाएगा -1/2, तो ये हो जाएगा 6 -1/2 और ये हो जाएगा 5/2। तो एल की पावर कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा मेरे पास, 3 माइनस 1/2 और ये मेरे पास हो जाएगा 5/2, और ऊपर टी की पावर कितनी होगी, ये होगी -2। ठीक है, एम एल की पावर 5/2 टी की पावर -2, ये आएगा ए के लिए डायमेंशन फॉर्मूला। बी के लिए हो जाएगा एल स्क्वायर। तो जो सेम डायमेंशन में होंगे अगर ऐड तभी होंगे जब उनका डायमेंशन हमेशा सेम रहेगा। अगर इस तरीके से ये लिखने में रूट वगैरह कुछ लगा है तो एल की पावर, रूट का मतलब 1/2। ठीक है, तो ये आप करो। तो ये एप्लीकेशन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं। अब इसके बाद चलते हैं कि नेक्स्ट और कैसे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा, इसको आप नोट करो, फिर मैं बताता हूँ आगे। आई होप नोट कर लिया होगा ये आपने। अब हम किसी भी इक्वेशन के लिए कुछ देखा तो कांस्टेंट के डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक एप्लीकेशन नंबर 4 आता है, विच डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी मुझे दी है तो उनके लिए रिलेशनशिप में कैसे डिफाइन करूंगा। तो एप्लीकेशन नंबर 4 क्या है मेरे पास, टू डिफाइन द रिलेशनशिप डिफरेंट बिटवीन लिखे ना, बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में कैसे रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी एडवांस और मेंस में काफी क्वेश्चन पूछते हैं। तो 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करूंगा, फिर जो नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन करेंगे वहां पे सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे अगर क्वेश्चन आपको दे दे, जैसे अगर आपको दे दे कि फोर्स
at a particle depend mass of particle, velocity of particle v, mass of particle small m, velocity of particle v, and a radius of circular path r. Force at a particle depend mass of particle, velocity of particle, radius of circular path. To define the relationship between these physical quantity, define a relationship between these physical quantity. इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया. Force at a particle depend mass of particle, velocity of particle, radius circular path और define the relationship between different physical quantity. तो देखो कैसे करेंगे. इसने बोला कि फोर्स डिपेंड किस पे करेगा, मास के ऊपर डिपेंड करेगा और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, v के ऊपर डिपेंड करेगा और स्मॉल r के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड करेगा. तो इसको मैं लिख सकता हूं कि F प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, ऐसे मान लो आप, v की पावर b और r की पावर c, ये लिख सकते हैं. अब देखेंगे कि रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करेंगे. फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला मुझे कितना पता है, m l t माइनस 2, ये मान लो. m मेरे पास कितना है, ये तो कैपिटल M होगा, इसकी पावर हो जाएगा a. v मेरे पास वेलोसिटी है, l t की पावर माइनस 1, ये हो जाएगा b. और r मेरे पास है सिंपल लेंथ, ये हो जाएगा l की पावर c. m की पावर a, v की पावर l t माइनस 1 की पावर b और r की पावर c. अच्छा, मैं यहाँ से कंपेयर कर सकता हूँ. पहले इनको मैं क्या कर लेता हूँ, अलग अलग कर लेता हूँ. m l t माइनस 2, तो ये तो मेरे पास सिंपल m है, m की पावर a हो जाएगा. l की पावर में क्या लिख सकता हूँ, l की पावर में लिख सकता हूँ ये b प्लस c, यहाँ पे b हो जाएगा, यहाँ पे c हो जाएगा और t की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस b. m की पावर है, l की पावर b और l की पावर b प्लस c हो जाएगा और t की पावर हो जाएगा माइनस b. अब इनको कंपैरिजन कर सकते हैं. m की पावर यहाँ पे 1 है, l की पावर भी यहाँ पे 1 है, तो यानी a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, ये आएगी 1. b प्लस c की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 1. ये इक्वेशन ये है मेरे पास. और यहाँ से माइनस b इक्वल टू होगा माइनस 2, यानी b की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी मेरे पास 2. अगर b की वैल्यू 2 आएगी तो ये वैल्यू इसमें रख सकते हैं. तो 2 प्लस c इक्वल टू 1 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस 1. तो यानी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू माइनस 1. तो ये जो रिलेशनशिप मुझे दिया है, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं. इस वाले में ये रिलेशन दिया है, इसमें वैल्यू रख सकते हैं. तो f प्रोपोर्शनल टू m की पावर कितना है, a की वैल्यू कितनी है, ये आएगी मेरे पास a की वैल्यू 1, ये हो जाएगा m, लिख सकते हैं 1. v की वैल्यू कितनी है, ये आएगी 2 और r की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस 1, यानी ये हो जाएगा f प्रोपोर्शनल टू m v स्क्वायर बाई r, ये हो जाएगा. या फिर क्या लिख सकते हैं, f इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं, इक्वल टू करके k m v स्क्वायर बाई r. ठीक है. तो इस तरीके से जो भी डिपेंडेंस मुझे दिया हुआ, जैसे फोर्स के लिए पूछा था कि फोर्स एट अ पार्टिकल, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. प्रोपोर्शनल टू mvr, m की पावर है, v की पावर v, r की पावर c. तो रिलेशनशिप लिख कैसे लिख सकते हैं, abc की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और वैल्यू निकाल करके इस गिवन इक्वेशन में रख देंगे. तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी डिफरेंट तरीके से. इसको आप नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आपको करा देंगे. आई होप ये आपने नोट कर लिया हो. और आज का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन क्या दिया है मुझे, क्वेश्चन मुझसे बोला है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड लेंथ ऑफ पेंडुलम स्मॉल l, लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम डिपेंड लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन.
एक्सेलरेशन होगा कितना, स्मॉल जी, यही होता है। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड लेंथ ऑफ पेंडुलम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। फाइंड आउट रिलेशनशिप, find out relationship between these physical quantity, find out relationship between physical quantities, find out the link between these physical quantities। या फिर बोल सकता है कि फाइंड आउट रिलेशनशिप फॉर अ टाइम पीरियड। तो यहाँ पे क्या बोला है कि टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पीरियड डिपेंड करेगा एल, लेंथ के ऊपर, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन यानी जी के ऊपर, ठीक है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, टी प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए और जी की पावर बी, इस फॉर्म में मैं इसको लिखूंगा। टी मेरे पास टाइम पीरियड, तो टी की पावर 1 रहेगा। ये तो देखें कैसे ए और बी की, इस क्वेश्चन में सबसे पहले इस तरीके का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो और उसको इस गिवन इक्वेशन में पुट कर दो जो आपको यहाँ पे डिफाइन की गई है, ठीक है, जो आपने बनाई है जिसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो आपको टाइम पीरियड के लिए रिलेशन मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो टी की पावर 1, एल मेरे पास है लेंथ, लेंथ की पावर ए में लिख सकता हूँ, और जी मेरे पास है एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन है तो एल टी माइनस 2, इसकी पावर बी, ये लिख सकते हैं। तो टी की पावर 1 है यहाँ पे, और एल की पावर क्या लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा ए प्लस बी, और टी की पावर लिखूंगा यहाँ से -2b। एल की पावर ए प्लस बी और टी की पावर -2b। अगर यहाँ से मैं कंपैरिजन करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ m की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1, ये लिख सकते हैं। एल की पावर कितना होगा, a प्लस बी, टी की पावर कितना होगा, -2b। तो L की पावर यहाँ पे यानी a प्लस बी इक्वल टू 0, एक रिलेशन ये हो जाएगा, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा, -b। और t के लिए क्या लिखेंगे, -2b इक्वल टू 1, यानी b की वैल्यू कितनी होगी, -1/2। अगर b -1/2 होगा तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे तो a मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, अब इस a और b की वैल्यू मेरे पास मुझे मिल गई, a यहाँ से b यहाँ से, इस वैल्यू को इसमें रखेंगे तो t प्रोपोर्शनल टू L की पावर कितना होगा, 1/2, और g की पावर कितना होगा, -1/2, यानी t प्रोपोर्शनल L की पावर 1/2 या फिर g की पावर 1/2। 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, तो t प्रोपोर्शनल अंडर रूट L/g, ये लिख सकते हैं। या फिर एक तो आंसर ये होगा, या फिर इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, t इक्वल टू k अंडर रूट L/g, तो ये आप नोट करें। तो इस तरीके से कुछ एप्लीकेशन थे जो मैंने आपको बताया कि कैसे करेक्टनेस चेक करेंगे, कैसे डायमेंशन फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो पैटर्न है यूनिट एंड डायमेंशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। कुछ अच्छे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन जो मेंस और एडवांस में है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेंस एडवांस के सारे क्वेश्चन जो पहले आए हैं अच्छे, और भी इसके अलावा जो भी किसी बुक में अच्छे क्वेश्चन होंगे सारे मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है। तो आप तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।